एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि आपका जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो आगे बढ़ चुका है और आपका वो एग्ज़ाम अगली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक पोस्टपोन ही रहेगा। ओके, लेकिन हमें हमारी जो प्रिपरेशन है उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, करते रहना है। ओके, क्योंकि इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे आपके जो है और कई सारे वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। आप सभी अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहें। एंड आज की ये क्लास आपकी एचटेट पीजीटी हिंदी मैराथन क्लास है। ओके, पीजीटी से रिलेटेड अगर आपका जो सब्जेक्ट हिंदी है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। एंड अगर आप सभी का जो लैंग्वेज सेक्शन के 15 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं तो ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन में एक एक क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है। ओके, एक भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी ना छूटे। क्या पता आपके क्वेश्चन पेपर में वही आपसे पूछा जाए, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और चाहे तो अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और एंड में आप खुद को एनालिसिस करिएगा कि आपके लिए कितने क्वेश्चन नए थे। ओके, और उनका आप एक जगह नोट्स बनाएं, जिससे कि जो फास्टेस्ट रिवीजन होता है एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप इनका अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। विदाउट एनी डिले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। एंड ये आपका लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 तीनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी वीडियो को देखें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। ओके, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स इन्हें देख पाए, इन्हें सीख पाएँ और रिवाइज कर पाएँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक आपका अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। यानी अरुण शब्द का आपको अनेकार्थी शब्द बताना है। ओके, अरुण का अनेकार्थी क्या होगा? सूर्य, आकाश, सोना या गोद? क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा सूर्य। ओके, सूर्य का अनेकार्थी शब्द आपके होता है लाल। राइट, सूर्य। और आपका ये अरुण। ओके, यानी ये सभी आपके अनेकार्थी हैं, बाकी ऑप्शन आपके नहीं होंगे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि परतंत्र का पर्यायवाची शब्द है। परतंत्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ओके, ऑप्शन में दिए हैं पराधीन, तत्काल, विनय, पग। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? यानी परतंत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ओके, अगर हम लोग पग के पर्यायवाची देखते हैं तो पग में आपका पर्यायवाची होते हैं पैर, पाँव, चरण, पदबंध। पदबंध ये आपका इम्पॉर्टेंट है, पदबंध। ओके, एंड आपका डग, डगरनी रास्ते को कहते हैं, तो पग को डग भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर 3 है विनय। विनय के पर्यायवाची हो जाते हैं निवेदन, विनती, निवेदन। ओके, विनती, अनुनय, अनुनय। राइट, एंड तत्काल। तत्काल का पर्यायवाची हो जाता है आपका अचानक, अचानक, एकाएक। ओके, एंड आपका फटाफट।
इस तरीके से ये तत्काल के पर्याय हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें पराधीन, तो पराधीन का होता है आपका अर्थ जो दूसरों के वश में हो। ओके, यानी पराधीन, परवश होता है इसका पर्यायवाची, गुलाम, अधीन, और एक इम्पॉर्टेंट बनता है परमुखापेक्षी। ओके, सो ये आपके इम्पॉर्टेंट परतंत्र के पर्यायवाची हो गए। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन पराधीन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन सभी ऑप्शन का आपको ख्याल रखना है कि आपसे क्या इम्पॉर्टेंट है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। मतलब आपको जो ऑप्शंस का ये ग्रुप दिया है, इनमें से कौन सा ग्रुप एकदम करेक्ट है। ओके, सो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। वीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं आपके सूर, योद्धा, बहादुर। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है ये कॉम्बिनेशन ग्रुप है, ये सही है वर्ड्स का। ओके, पर्यायवाचियों का। राइट, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ओके, सो प्रत्यय एंड उपसर्ग, ये चैप्टर आपका बहुत ज़रूरी है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने से ज़्यादा आप उपसर्ग एंड प्रत्यय प्रैक्टिस कर पाएँ उतने कर लें, क्योंकि प्रश्न यहाँ से 2-3 ज़रूर बनते हैं। ऑप्शन आपके हैं 1, 3, 4, 2। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताइए। सो उपसर्ग आपके उन अक्षर या समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर या जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। ओके, एंड जो प्रत्यय है आपका वो आपके शब्द के पीछे लगते हैं, यानी शब्द के उपरांत जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वे शब्द आपके प्रत्यय होते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपसे प्रत्यय के प्रकार पूछे हैं, तो प्रत्यय के आपके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय एंड सेकेंड वन इज तद्धित प्रत्यय। ओके, सो ये दोनों आपके इम्पॉर्टेंट हैं, अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, यानी जहाँ पर 2 लिखा है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य प्लस अन्य की संधि से बना शब्द क्या होगा। अन्य प्लस अन्य की संधि से बना शब्द क्या होगा। ओके, अन्याय, अन्यान्य, अनन्य या अन्योन्य। अन्य प्लस अन्य। ओके, अन्य प्लस अन्य इज इक्वल टू हो जाता है अन्यान्य। ओके, यानी जो फर्स्ट नहीं सेकंड ऑप्शन आपका अन्यान्य है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर आपका बड़ा आ फॉर्म कर रहे हैं। सो इसी तरीके से आपका यहाँ पर अन्यान्य हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगर आप सभी को संधि या किसी डेडिकेटेड चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है तो हिंदी प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक आपके अवेलेबल हैं, आप उन्हें जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। प्रश्न पूछ रहा है कि पौरुषेय में प्रत्यय है, पौरुषेय में कौन सा प्रत्यय है।
सो लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 के लिए आपका जो लैंग्वेज सेक्शन होता है उसके कई सारे प्रैक्टिस सेट आपके अवेलेबल हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपको मिल जाएंगे HTET की प्लेलिस्ट में, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उनमें भी आपके अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। ओके, जैसे कि पिछले कई सालों से आपसे पूछे जा रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पर वो प्रश्न हैं। ओके, सो हमारा पूरा लक्ष्य होना चाहिए कि एग्ज़ाम में हमारा एक भी प्रश्न ना तो छूटने पाए और ना ही हमारा प्रश्न गलत होने पाए, ठीक है। इसलिए हमें जितना हो सके हिंदी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए। ओके, बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 6 के करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन यानी ए। ओके, पौरुषेय अर्थात पौरुष प्लस ए यानी पौरुष प्लस ए, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, एंड यहाँ आपका ये तद्धित प्रत्यय है। पिछले क्वेश्चन में आपको प्रत्यय के टाइप्स बताए थे, सो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपसे गंगेय, राधेय, पाथेय, इन सभी प्रश्नों का भी आपसे इन सभी शब्दों का भी प्रश्न बन सकता है। ओके, सो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? एड़ी चोटी का जोर लगाना अर्थात पूरा प्रयत्न करना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, इतिश्री का विलोम शब्द क्या होगा? इतिश्री का विलोम शब्द क्या होगा? पहले तो हमें इतिश्री का अर्थ पता होना चाहिए। इतिश्री का अर्थ होता है आपका अंत होना। ओके, तो इसका ऑपोजिट होगा आपका शुरुआत होना। ओके, जब इसका विलोम शुरुआत होना है तो ऑप्शन में हमें सिर्फ श्री गणेश ही इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। ओके, इतिश्री अर्थात अंत, समाप्ति, समापन, एंड ऑपोजिट इसका विलोम हो जाएगा श्री गणेश। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, महान का विलोम शब्द क्या होगा? महान का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, आप सभी को पता होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 में महान का विलोम शब्द आपसे पूछा है। महान का अर्थ होता है उच्च कोटि का, यानी उच्च कोटि का होता है महान का अर्थ, तो इसका उल्टा यानी विलोम हो जाएगा निम्न कोटि का अर्थात क्षुद्र। ओके, बात करें अगर बाकी सभी ऑप्शंस की, तो अल्पज्ञानी का हो जाएगा आपका महाज्ञानी, ऑपोजिट यानी विलोम। नगण्य का हो जाएगा गण्य। ओके, गण्य इम्पॉर्टेंट है, एंड महाज्ञानी इसका विलोम हो जाएगा। अनुचित का विलोम उचित, हम सभी जानते हैं, राइट। सो ये थे आपके सभी ऑप्शंस। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है 10th नंबर प्रश्न है, क्षणभंगुर वस्तु के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? क्षणभंगुर वस्तु के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? 72 घाट का पानी पीना, पाँव फटना, आकाश कुसुम होना, पानी का बुलबुला। सो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड HTET की प्लेलिस्ट को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, क्षणभंगुर वस्तु होना अर्थात क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ओके, क्षणभंगुर वस्तु यानी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर इसका? सरल सा क्वेश्चन है। पानी का बुलबुला यानी थोड़े समय तक आपका ये अपनी प्रेजेंस रखने वाला। ओके, पानी का बुलबुला, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण अर्थात क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद? उच्चारण का सही संधि विच्छेद होता है उत प्लस चारण।
ये आपको देखने को मिल रहा है सेकंड ऑप्शन में, एंड इसमें आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। ओके, व्यंजन संधि। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है 12th नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। ऑप्शन है आपके जो उच्च कुल में, मतलब क्वेश्चन आपको दिया है जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, इसके लिए एक शब्द बताना है। एंड ऑप्शंस दिए गए हैं कुमार्गी, दुष्कुलीन, मलिन या कुलीन। ओके, कुमार्गी का अर्थ होता है जो बुरे मार्ग पर चलता हो, मलिन का अर्थ होता है जो गंदा अथवा मलिन हो। ओके, एंड इसका एक शब्द हो जाएगा कुलीन, जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, अर्थात कुलीन। ओके, 4th ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना है। वह शब्द आपका जो उपसर्ग से बना है आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है अध्यापका, निकास, मिलन या होनहार। ओके, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, अध्यापका। ओके, इसमें आपका अध उपसर्ग हुआ है, जो आधा कच्चा हो और आधा पका हो वह आपका अध्यापका होता है। ठीक है, अध उपसर्ग इसमें यूज हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीत शब्द है, यानी अनिवार्य का ऑपोजिट बताना है आपको, विलोम बताना है। अनिवार्य का विलोम शब्द हो जाएगा आपका वैकल्पिक। 4th ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, औपचारिक का ऑपोजिट होता है, विलोम होता है अनौपचारिक। ओके, और वैकल्पिक का अर्थ होता है आपका ऐच्छिक, इसका अर्थ होता है ऐच्छिक। ओके, अनिवार्य का अर्थ होता है जिसका निवारण ना हो सके, और वैकल्पिक का अर्थ होता है आपका ऐच्छिक। सो 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है हस्ताक्षर, बहन, साधु या कथा। क्या है आपका करेक्ट आंसर? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट है उल्लेख में उपसर्ग है। उल्लेख में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उल्लेख में उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग आपके वे शब्द होते हैं जो शब्द में पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा उत, यानी 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। पहले आपके संस्कृत उपसर्ग, ठीक है, अगले आपके हिंदी के अपने उपसर्ग। ओके, एंड अगले आपके विदेशज उपसर्ग। ओके, सो संस्कृत के उपसर्गों की कुल संख्या 22 है, यानी 22 उपसर्ग। ओके, हिंदी के अपने उपसर्ग की संख्या है 10 उपसर्ग, एंड विदेशज उपसर्ग की संख्या है 12। ओके, कुल 12 उपसर्ग। तो इस तरीके से हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के अपने उपसर्ग और विदेशज उपसर्ग। राइट, सो ये आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। सो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। नींद, नयन, निभाना या नीचा। ओके, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। ओके, सो सभी ऑप्शंस को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो जो चौथा ऑप्शन है नीचा, ये आपका तद्भव है। ओके, एंड इसका तत्सम शब्द होता है नीच्य।
नीच, राइट। अगला है निभाना, तो इसका तत्सम शब्द होता है, तत्सम शब्द निर्वहन, निर्वहन, राइट। नयन, नयन आपका जो है ये तत्सम शब्द है, ओके। ये आपका तत्सम शब्द है। सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। एंड नयन का तद्भव रूप होता है, तद्भव, तद्भव रूप हो जाता है नैन, ओके। अगला है नींद, तो नींद का तत्सम होता है, तत्सम शब्द नींद का होता है निद्रा, राइट। निद्रा आपका यहाँ पर तत्सम शब्द है। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द दिया गया है यहाँ पर नयन, एंड जिसका तद्भव होगा नैन, ओके। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से हूबहू यानी ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, वे तत्सम होते हैं। तद्भव होते हैं जिनका रूप हिंदी में आने पर रूप उनका बदल जाता है, वे आपके तद्भव हो जाते हैं, ओके। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, ओके। इन सभी ऑप्शन में शुद्ध वाक्य आपको बताना है। ऐसा वाक्य जिसमें वर्तनी, चिन्ह, इन सभी चीज़ों का एकदम सही प्रयोग हुआ होता है, वह आपका शुद्ध वाक्य होता है, ओके। सो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आज नई कमीज़ पहनी है। फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? परिषद, सियार, सहारा या सूचीपत्र, ओके। क्या आपका जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, आपको बताना है। सूचीपत्र, सहारा, सियार, परिषद, इन सभी में जो आपका स्त्रीलिंग है वो हो जाएगा परिषद। परिषद एक तरह का सभा, सभा होती थी, ओके। वैदिक युग में सभा विद्वानों के द्वारा बुलाई, राजा के द्वारा बुलाई जाती थी विद्वानों की सभा, ओके, जिसे परिषद कहते थे। सो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। सियार आपका पुल्लिंग शब्द है और सहारा भी पुल्लिंग शब्द है, ओके। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, निम्न में से सूर का अर्थ नहीं है। सूर का अर्थ नहीं है, ओके। वीर, सूर्य, सूरदास या कुआं। तो इसके लिए आपको सूर्य के अनेकार्थी शब्द पता होने चाहिए, राइट। सूर्य के अनेकार्थी शब्द होते हैं आपके सूर्य, अंधा, वीर, सूरदास एटसेट्रा, ओके। एंड इन सभी में जो कुआं है वो नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसमान से गिरे खजूर पर अटके, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। आसमान से गिरा, खजूर पर अटका, ओके। सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा एक नई मुसीबत में पड़ जाना, एक नई मुसीबत में पड़ना, राइट। बात करें अगर मुसीबत में किसी का सहारा मिलना, तो इसका अर्थ होता है डूबते को तिनके का सहारा, यानी जो लोकोक्ति यूज़ होगी वो होगी डूबते को तिनके का सहारा। एंड अगर मुसीबत ही मुसीबत की जो लोकोक्ति है वो होती है आपकी, पूछी जाए तो होता है इधर कुआं उधर खाई, ओके। अगला आपको दिया गया है बाधा मुक्त होना, तो ये जो है ये लोकोक्ति है कांटा निकलना, इसका अर्थ होता है बाधा मुक्त होना, ठीक है। सो सभी ऑप्शंस आपके डिस्कस हो गए हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, दान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी? गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक, ओके।
सो दान शब्द में जो है आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। दान अर्थात किसी को कुछ देने की क्रिया करना, ठीक है। एंड जो शब्द किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं वे आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। और दान जिसमें से एक है, ओके। भाववाचक संज्ञा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, पिशुन, ओके। यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। इसका अर्थ होता है या इसका पर्यायवाची होता है कौवा, ओके, राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। यानी अत्यंत, अत्यंत यहाँ पे रेखांकित पद है जिसका आपको बताना है भेद। ये विशेषण है या ये प्रविशेषण है या ये विशेषण विशेष्य है या फिर ये सविशेषण है, ओके। प्रविशेषण, विशेषण, विशेष्य, इन सभी के बारे में डिस्कशन आपका जो प्रैक्टिस सेट है हिंदी के उनमें करवाया जा चुका है, तो आप उन प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इसकी डिटेल भी मिल जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अनवधान शब्द का विलोम क्या होगा। वरदान, सावधानी, निराभिमान या अनुन्मत्त। अनवधान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ओके। करेक्ट आंसर हो जाएगा सावधानी, ऑप्शन नंबर सेकंड। अनवधान का अर्थ होता है असावधानी, इसका ऑपोजिट विलोम हो जाएगा सावधानी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है, ओके। नई शिक्षा नीति का क्या लक्ष्य है। हिंदी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य क्या है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जीडीपी का 4.43% शिक्षा में लगाना, कक्षा 2 से वोकेशनल कोर्स शुरू करना, या फिर फोर्थ ऑप्शन, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 से प्रवेश आरंभ करना। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ओके। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ओके। एंड यहाँ पर जो सेकंड ये ऑप्शन दिया है थर्ड वाला, कक्षा 2 से वोकेशनल कोर्स को शुरू करना, तो ये कक्षा 2 से नहीं, छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स को शुरू किए जाने का प्लान है, ओके। किए जाएंगे छठी क्लास से, सो ये आपका 6th क्लास से होगा शुरू, ओके। एंड जीडीपी का 4.43% शिक्षा में लगाना, तो ये आपका ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 29 है, श्रवण कौशल का अर्थ है। श्रवण कौशल का अर्थ क्या होता है। तो श्रवण कौशल का अर्थ होता है श्रवण करना, कुछ भी श्रवण करना नहीं अपितु सार्थक श्रवण करना, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, यदि आप वाइगोत्स्की के विचारों का अनुसरण करते हैं तो आप किसे अधिक महत्व देंगे। सामाजिक अंतःक्रिया को, समस्या समाधान को, रटने को या पुनर्बलन को। वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिनका मानना था कि बच्चे जो हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान अपने समाज और संस्कृति से जुड़कर कुछ नया सीखते रहते हैं, ओके। यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 है, नाटक शिक्षण में पतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लिखित परीक्षा, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, पढ़े गए नाटक का मंचन
पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना एटसेट्रा। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, पढ़े गए नाटक का मंचन करना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं साहित्य, उपनिषद, व्याकरण, निबंध। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? सो अब जो आने वाले प्रश्न हैं आपके, वो आपके डिफरेंट हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र होता है व्याकरण। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, पद और छंद किस साहित्य के उदाहरण हैं? गद्य, पद्य, प्राचीन या फिर कविता? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? पद और छंद आपके उदाहरण हैं पद्य के। ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे, क्वेश्चन नंबर 34 है, अक्षरों की खोज लगभग कितने साल पहले हुई थी? 2000, 4000, 3000 या फिर 6000? अक्षरों की खोज लगभग कितने साल पहले हुई थी? ओके, सो अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य अपने जो भाव हैं वो व्यक्त करता था चित्र संकेतों की सहायता लेकर। ओके, एंड ये जो प्रोसेस है ये लगभग 6000 साल पहले, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6000 साल पहले शुरू हुआ। ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, रोमन, अरबी या फारसी? उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो बात करें अगर देवनागरी लिपि की, तो ये संस्कृत और हिंदी भाषा की लिपि है, संस्कृत एंड हिंदी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है आपको रोमन। तो रोमन जो है लिपि वो अंग्रेजी भाषा की है, भाषा अंग्रेजी और लिपि है रोमन। ठीक है, सो नेक्स्ट है अरबी। तो अरबी जो लिपि है वो अरबी भाषा की है। ठीक है, अरबी भाषा की लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ़ारसी। ओके, फ़ारसी लिपि जो है वो उर्दू भाषा की है। फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भाषा का कौन सा रूप बोली कहलाता है? भाषा का कौन सा रूप बोली कहलाता है? अल्पविकसित, विकसित, अविकसित या बहुविकसित? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पविकसित, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, यानी देश के विभिन्न भागों में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ओके, अल्पविकसित यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान में 24, 25, 26 या फिर 22? सो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं से संबंधित है। ओके, एंड इस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1950, 16 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 या 16 सितंबर 1950? हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया?
हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस दिन मिला था। और तब से हर साल ये दिन हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ महत्वपूर्ण बुक्स एंड ऑथर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी पुस्तक और उनके रचनाकार। क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या मोहन राकेश? ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं? महादेवी वर्मा, मोहन राकेश, डॉक्टर नागेंद्र या फिर अज्ञेय? आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं? क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ये आपका बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ओके, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। एक्चुअली इस पूरे सेशन में सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही आपसे डिस्कस किए गए हैं। ओके, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, महादेवी वर्मा की कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं जो हमेशा पूछी जाती हैं उनमें से है रश्मि, दीप शिखा, निहार, नीरजा। ओके, ये इम्पॉर्टेंट हैं और आपसे पूछी जा सकती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद बताना है। अनु इति का, यानी आपको अनु इति संधि विच्छेद दिया गया है, इसका क्या उचित शब्द होगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्विति, यानी थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब आपको लग रहा होगा कि संधि है तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी यड़ संधि है। ओके, शब्द है अन्विति, संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस इति एंड टाइप ऑफ संधि है यण संधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, निम्नलिखित में से संधि विच्छेद की उचित संधि बताइए। भौ प्लस उक अर्थात क्या होगा? भौउक, भावुक, भावुक या भावुक? सो काफ़ी सरल है, इसमें आपका भावुक हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। भावुक अर्थात इसमें अयादि संधि हो जाएगी। इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे शब्द कहलाते हैं अविकारी, विकारी, यौगिक या रूढ़? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। ओके, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी, योग रूढ़, विकारी या फिर यौगिक? सो ये आपके कहलाते हैं अविकारी शब्द। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, संस्कृत के जो शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव, रचनात्मक, तत्सम या फिर अविकारी? ओके, सो वे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि संस्कृत के वे शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, जिनके रूप आपके बदल जाते हैं, तो वे आपके कहलाते हैं तद्भव। ओके, वे आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। सो ये प्रश्न भी आपसे बन सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्न शब्द का विलोम चुनिए। निर्मल का विलोम क्या होगा? निर्मल,
अस्वच्छ का विलोम होता है स्वच्छ, मैला का विलोम होता है उजला, गंदा का विलोम होता है साफ, ओके, निर्मल का विलोम हो जाएगा मलिन। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न शब्द के विलोम शब्द को चुनिए। मूर्ख का विलोम क्या होगा? ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान या चतुर। अब आपको लग रहा है मूर्ख का तो ज्ञानी भी हो सकता है, विद्वान भी हो सकता है, बुद्धिमान भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। ज्ञानी का विलोम होता है अज्ञानी। थर्ड ऑप्शन देख लेते पहले। बुद्धिमान का विलोम होता है बुद्धिहीन। चतुर का विलोम होता है मूढ़, मूढ़, ओके। एंड मूर्ख का विलोम यहाँ हो जाता है बुद्धिमान, ओके। मूर्ख का विलोम हो जाएगा बुद्धिमान। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है सादर शब्द में कौन सा समास है? सादर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास, ओके। तो यहाँ पर आपका सादर में हो जाएगा क्या? अव्ययीभाव समास। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एचटेट से रिलेटेड आपका जनरल स्टडीज़, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस एटसेट्रा वीडियोस अवेलेबल हैं, क्लासेस आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द छाटिए। कृष तेज बुद्धि वाला बालक है, यानी तेज बुद्धि में अंडरलाइन है, इसके लिए एक शब्द बताना है। तीव्र बुद्धि, बुद्धिमान, तेजस्वी या कुशाग्र बुद्धि। सो कृष कुशाग्र बुद्धि वाला बालक है, ये हम कह सकते हैं, ओके। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इत्यादि शब्द में उत्तर पद कौन सा है? इत्यादि शब्द में उत्तर पद कौन सा है? ओके, तो यहाँ पर इति प्लस आदि हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उत्तर पद आपका आदि है, आदि, ओके। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कर्मधारय समास का उदाहरण है? प्रतिक्षण, कमल नयन, पंचरत्न, रात दिन। कर्मधारय समास का उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो कमल के समान नयन अर्थात कमल नयन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? दशानन, ध्यान मग्न, यथासंभव, वज्रबाहु। तत्पुरुष समास का आपको बताना है किस शब्द में है, ओके। सो ध्यान में मग्न अर्थात ध्यान मग्न। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, द्विगु समास के लिए शब्द चुनिए। देश निकाला, मंदबुद्धि, महात्मा या पंजाब, ओके। यानी किस शब्द में आपका द्विगु समास है, सिंपली यही बताना है। सो यहाँ पर पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब अर्थात 5 आबों का समूह, यानी 5 नदियों का समूह, द्विगु समास यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। तो रचना के आधार पर आपके 3 भेद हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इन तीनों भेदों के नाम भी जान लेते हैं। सो फर्स्ट वन है आपका रूढ़, ओके। सेकेंड है यौगिक एंड थर्ड है योग रूढ़, ओके। यानी रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 आपके भेद हैं। नेक्स्ट है नंबर 55 है, निम्न शब्दों के उचित बहुवचन विकल्पों में से चुनिए। मित्र का बहुवचन सिंपली आपको बताना है क्या होगा? मित्रवर्ग, मित्रजन, मित्रलोक या मित्रगण। उचित बहुवचन बताना है।
सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र वर्ग, फर्स्ट ऑप्शन। जिन्हें भी मित्रगण लग रहा था उनका ऑप्शन ये गलत है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे है? गंगा, गोमती, सरयू, यमुना। अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे है? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरयू। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है एंड ये आपका सरयू नदी के दाएं तट पर बसा हुआ है। इसे पहले हम कौशल देश के नाम से जानते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बाहर कोई खड़ा है में कोई शब्द क्या है? बाहर कोई खड़ा है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम? कोई क्या है? सो ये है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, शब्द पद कब बन जाता है? शब्द पद कब बन जाता है? जब स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग हो, जब वह शब्द पद कहलाए, जब वह वाक्य का महत्वपूर्ण शब्द हो, जब वह वाक्य के व्याकरण के नियमों के साथ प्रयुक्त हो। तो यहाँ पर सबसे उचित जो है वो विकल्प कौन सा है आपको बताना है। सो इन चारों में सबसे जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, जब वह वाक्य में व्याकरण के नियमों के साथ प्रयुक्त हो। ओके, अगला है, फेन का सही विशेषण ज्ञात करें। फेन का सही विशेषण क्या होगा? फेना, फेनिल, फेनी या फिर कोई नहीं? क्या होगा करेक्ट आंसर? फेन शब्द का अर्थ होता है झाग। ओके, एंड इसका सही विशेषण हो जाएगा फेनिल, सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पर अर्थ, फेनिल का जो अर्थ है वो हो जाएगा झाग युक्त। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, क्वेश्चन है, खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सिया राम शरण गुप्ता या फिर मैथिली शरण गुप्त? खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर अमीर खुसरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, एंड अद्भुत, अपूर्व, स्वप्न और चंद्रप्रभा, ये तीन जो हैं आपकी इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। चंद्रप्रभा, ओके, अपूर्व और अद्भुत, अद्भुत, ठीक है। सो ये था आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला है, क्वेश्चन नंबर 61, कामायनी के रचयिता कौन है आपको बताने हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कामायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? सो ये आपके हिंदी साहित्य के इन्हें सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये छायावादी युग के महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी, जिन्हें हिंदी साहित्य में इस नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है? गोदान, बड़े भाई साहब, यशोधरा, कफन। ओके, सो यहाँ पर गोदान, बड़े भाई साहब, कफन, ये तीनों आपके प्रेमचंद्र द्वारा रचित हैं, मगर यशोधरा प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित नहीं है, अपितु ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। ओके, जिसमें कि आपके महात्मा बुद्ध के गृहत्याग की कहानी को केंद्र बनाकर यह महाकाव्य लिखा गया है। ओके, सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, लट लटकनी मनुमत मधुपगन पादक मधुही पिए में कौन सा अलंकार है? ओके,
यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? रविदास, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास? सो ये कवि आपके हैं सूरदास, थर्ड वाला ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रस्तुत विकल्प में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। कौन सा शब्द आपका एकदम करेक्ट लिखा है? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी ग्रहण, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, प्रेमचंद्र या फिर शुक्ल? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, संध्या गीत की रचना किसने करी? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, महाकवि देव, सुभद्रा कुमारी चौहान? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, सेकेंड ऑप्शन। अगला है, सुदामा पांडे धूमिल की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? सुदामा पांडे धूमिल की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? हस्तक्षेप, युगधारा, संसद से सड़क तक, पलाशवन? पलाशवन बताइए कौन सी है? सो धूमिल के आपके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। ओके, इसके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहला है आपका सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ओके, नेक्स्ट है कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे। एंड थर्ड वाला है संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। तो यहाँ पर संसद से सड़क तक आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बात करें अगर फर्स्ट ऑप्शन की, यहाँ पर हस्तक्षेप, तो ये आपका श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित है। युगधारा नागार्जुन द्वारा, पलाशवन नरेंद्र शर्मा द्वारा। तीनों ही, ये सारा ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमुख शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव? चंद्रमा के समान मुख वाला अर्थात चंद्रमुख, इसमें आपका कर्मधारय समास है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। निषेधवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक? सो बात करें अगर निषेधवाचक की, तो ये आपका वाक्य का एक प्रकार है। ओके, जिन वाक्यों में निषेध यानी न शब्द होने का बोध होता है, वहाँ आपका निषेधवाचक ये हो जाता है। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, यानी ये आपका निषेधवाचक है। ओके, नेक्स्ट है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? किसी बात पर लज्जित होकर बाद में क्रोध करना, क्रोध प्रकट करना। ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला, डॉक्टर ने रोगी को दवा दी। रोगी को यहाँ पर अंडरलाइंड है। ओके, इसमें आपका कारक बताना है। तो रोगी को कर्ता और उसकी विभक्ति के आधार पर यहाँ पर संप्रदान कारक होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, ऋण एक ऐसा मेहमान है जो आकर जाने का नाम नहीं लेता।
किस लेखक की पंक्ति है? सो ये आपकी पंक्ति है प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास गोदान। ओके, गोदान की ये पंक्ति है, प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि कौन सा पात्र महाभारत में नहीं है, यानी महाभारत महाकाव्य का कौन सा आपका ये पात्र नहीं है? भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, कुंती या फिर मंदोदरी? सो मंदोदरी आपकी रावण की पत्नी का नाम है। ओके, एंड ये आपके रामायण काल की पात्र हैं मंदोदरी। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कॉमा प्रस्तुत विराम चिन्ह का उचित विकल्प छाटिए, यानी यहाँ पर जो ये कॉमा दिया है इसे हिंदी में कौन सी ये विराम चिन्ह है आपको बताना है। राइट, सो इसे हिंदी में आपका कहते हैं अल्प विराम, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अर्ध विराम की बात करें तो ऐसे आपका लगता है, ऐसे, ठीक है। अल्प विराम चिन्ह तो कॉमा होता है। ओके, उप विराम जिसे हम अपूर्ण विराम भी कहते हैं, उप विराम वो ऐसे 2 डॉट होते हैं। राइट, और पूर्ण विराम तो हम सभी को पता है, ऐसे लगता है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं आपको बताना है। अपूर्ण विराम कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं, या फिर विवरण चिन्ह कहते हैं, या फिर योजक चिन्ह कहते हैं। सो यहाँ पर आपका इसे कहते हैं विवरण चिन्ह। थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, योजक चिन्ह ऐसे डैश लगता है, अर्ध विराम डॉट और कॉमा। राइट, और अपूर्ण विराम होता है आपका, पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, डबल बिंदी, डबल डॉट। ओके, इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा पूरे क्वेश्चन का, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है? टिफ़िन, फाइल, साइकिल या फिर सड़क? ओके, सो यहाँ पर आपका यहाँ पर नहीं है पूछा है आपसे, सड़क नहीं है, फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, पद्मावती समय के अनुसार पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? गुजरात की, कुमाऊं की, कन्नौज की या फिर समुद्र शिखर? पद्मावती समय चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो का 20वां समय है। ओके, एंड पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है, जिसमें आपका जो पद्मावती समय है वो समुद्र शिखर की राजकुमारी थी। ओके, फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चंद्रबरदाई को अगर प्रश्न पूछे किसने चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि माना है, तो वहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना है। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? श्रावकाचार, स्वयंभू, भारतेश्वर, बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, योगसार, जोइंदू, महापुराण, पुष्पदंत? नहीं है पूछा है आपसे। सो यहाँ पे जो श्रवकाचार्य है ये आपका गलत हो, ये ऑप्शन मतलब सही हो जाएगा। एंड स्वयंभू नहीं, यहाँ पर आपका देवसेन होगा, रचनाकार हैं देवसेन। राइट, अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है?
आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहा, कोशों और चार्याय गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आदिकालीन रासो साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? युद्धों का सजीव चित्रण, व्यक्तिगत शौर्य के प्रदर्शन का चित्रण, व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण या फिर विलासितापूर्ण सामंती जीवन का वर्णन। आदिकालीन रासो साहित्य के अकॉर्डिंग व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण सही नहीं है। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी से रिलेटेड है। ओके, एंड इनका जो रचना है वो है नयकुमार चरियू। इसे नागकुमार चरित के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोम प्रभु सूरी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यह एक संस्कृत प्राकृत काव्य है। ओके, नेक्स्ट है, कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उद्यतन सूरी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, दलपति विजय खुशमान का रासो, नरपति नाल परमाल रासो, नरसिंह भाट विजयपाल रासो। सो यहाँ पर नरपति नाल परमाल रासो ये करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नरपति नाल जो है वो आदिकालीन रासो कवि हैं और इनकी रचना है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, राइट। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाला विद्वान इनमें से कौन है? सो वो है डॉक्टर बुलर, फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा? व्याकुल का संधि विच्छेद बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, वी प्लस आकुल। अगला प्रश्न है, औघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? औघट, वेरी सिंपल, औ है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, समाज की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए। समाज की दृष्टि से अनुचित कौन सा विकल्प है? पंचक्की अर्थात पानी से चलने वाली चक्की, समाचार पत्र, समाचार के द्वारा पत्र, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, धर्मभ्रष्ट वह जो धर्म से पतित हो गया हो। समाज की दृष्टि से अनुचित क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे से भिन्न है, उस भिन्नार्थक मुहावरे का चयन कीजिए। नाक पर सुपारी तोड़ना। ओके, सो यहाँ पर इसका अर्थ होता है नाक पर सुपारी तोड़ना अर्थात किसी को खूब तंग करना या दुखी कर देना, ठीक है। एंड इसमें सो जो भिन्नार्थक मुहावरा है वो है आपका नाक पर दिया बाल कर आना। ओके, सेकंड। अगला है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है आपको, ध्यान से पढ़िए एक एक वाक्य को और फिर बताइए कि कौन सा जो वाक्य है वो सबसे शुद्ध लिखा है। ये आपके एचटेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्या पता आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई एक प्रश्न पूछ दिया जाए। करेक्ट हो जाएगा, पंकज इस लेख को सरलता से पढ़ सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, मानसिक, अनिर्वचनीय, अव्यक्त या फिर मौखिक। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वो होता है अनिर्वचनीय। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मानसिक का अर्थ होता है मन से जुड़ी हुई बातें, मौखिक का अर्थ होता है मुख से कही जाने वाली बातें, अव्यक्त का अर्थ होता है जिसे व्यक्त ही ना किया जा सके, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, दुर्ग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण बताइए। दुर्ग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण क्या होगा? ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वाला ऑप्शन, द। ओके, उ, र, म और अ, ये आपका सही वर्तनी विश्लेषण होता है। दुर्ग का अर्थ होता है शत्रुओं से बचाव के लिए बनवाया हुआ एक चार दीवारी, चारों तरफ से घिरा हुआ एक स्थान। ओके, जैसे कि हम किला भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रतिलिपि के लिए एक शब्द बना है, क्या बना है? पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रतिलिपि अर्थात क्या होगा? पांडुवर्ती, पांडुलिपि, शिलालेख या फिर प्रतिलिपि? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडुलिपि, सेकेंड ऑप्शन। ओके, पांडुलिपि हाथ से लिखी पुस्तक या दस्तावेज होते हैं जिसे हम हस्तलेख भी कह सकते हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है शिलालेख। तो शिलालेख होते हैं आपके पत्थर पर लिखा गया कुछ प्राचीन लेख। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया है, वो फोर्थ ऑप्शन दिया है प्रतिलिपि। तो प्रतिलिपि होता है क्या? लेख आदि का अक्षरशः स्वरूप, यानी प्रति, प्रतिलेख, नकल, एक इसे सिंपल भाषा में नकल कह सकते हैं। ओके, सो यानी किसी चीज़ की कॉपी। सो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97, यथार्थ शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? यथार्थ, यथार्थ अर्थात अव्ययी भाव समास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, अक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो वो है आपका गायक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका अगर विच्छेद करें तो हमें प्राप्त होगा गए प्लस अक अर्थात गायक, राइट। नेक्स्ट है, चौमासा में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो उपसर्ग आपके किसी अक्षर या अक्षर समूह में आगे जुड़ जाते हैं, पहले जुड़ जाते हैं। ओके, तो उस हिसाब से थर्ड यहाँ पे चौ अर्थात थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तद्भव शब्दों के संदर्भ में सही है? सो आपको इतने प्रैक्टिस सेट में इतनी बार सारा तद्भव तत्सम समझाया है कि आप इस क्वेश्चन को गलत तो बिल्कुल मत करिएगा। ओके, अगर आप डे 1 से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण हुए परिवर्तनों से बनते हैं, राइट। नेक्स्ट है, सो यहाँ हमारे जो हिंदी के 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं अपने 101 क्वेश्चन की ओर। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, दशानन शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव। 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, देवत्व निम्नलिखित में से किस प्रत्यय का उदाहरण है? सो अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत है तो जल्दी आपकी संस्कृत की मैराथन भी आएगी एंड संस्कृत का प्रैक्टिस सेट आपका अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा फॉर टीजीटी एंड पीजीटी।
देवत्व का आपका जो प्रत्यय है वो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का शुद्ध वाक्य नहीं है, यानी ऐसा कौन सा यहाँ पर सेंटेंस लिखा है जो प्रश्नवाचक का जो है वो सही रूप नहीं है, गलत है वो। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आपको वह वाला उत्तर छांटना है जिसमें कि प्रश्नवाचक शब्द है, यानी क्या से संबंधित या कौन से संबंधित त्रुटि है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे थर्ड वाले ऑप्शन को तो हमें वो त्रुटि मिल रही है। क्या यह पत्र आप अपने प्राचार्य को देना है, ये नहीं कहेंगे। ओके, इसका शुद्ध वाक्य होगा यह पत्र अपने प्राचार्य को देना है क्या। ओके, यानी क्या यहाँ से हटकर आपका एंड में लग जाएगा। ओके, सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है। यह एक नया इमारत है, इस भवन में 3 द्वार हैं, तुम दोनों यहाँ कैसे आए, यह मेरा कुत्ता है। किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध दिया गया है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक नया इमारत है। यह एक नया इमारत नहीं होगा, यहाँ पर होगा यह एक नई इमारत है। ओके, नई इमारत। अगला है क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से कल्प वृक्ष का समानार्थी क्या होगा। रक्तलोचन, अंगराज, कल्पतरु या फिर देवता। कल्प वृक्ष का समानार्थी है तो आप इसे गेस भी कर सकते हैं। ओके, कल्पतरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विसर्ग संधि है पुरस्कार में, पवन में, यद्यपि में या फिर सभी में। विसर्ग संधि किस ऑप्शन में आपको दिख रही है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरस्कार, फर्स्ट ऑप्शन। संधि विच्छेद करने पे हमें पुरः प्लस कार प्राप्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है असंगत विलोम शब्द की पहचान कीजिए। असंगत विलोम दिया हो ऐसा कौन सा ऑप्शन है। उन्मूलन रोपण, जटिल कठिन, उदात्त अनुदात्त या अतिवृष्टि का अनावृष्टि। सो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जटिल ऑलरेडी कठिन ही होता है तो उसका विलोम तो ये नहीं होगा ना, यहाँ पर सरल करेक्ट होगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कंटक शूल खार पर्याय हैं किसके। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कांटे के। ओके, कांटा जो शब्द है उसका तत्सम रूप अगर आपसे कभी पूछे तत्सम तो वो हो जाता है कंटक। राइट। अगला है क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, वाक्य में संज्ञा बताइए। तो क्रिकेट टीम है ना, समूह है तो समूहवाचक संज्ञा होगी। थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वेच्छा, सो यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा स्व प्लस इच्छा एंड यहाँ आपका गुण संधि हो जाता है। ओके, अगेन हिंदी के प्लेलिस्ट में आपका संधि, समास, सभी टॉपिक आपको मिलेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एमसीक्यू फॉर्म में है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि क्या है। दंत्य है, दंतोष्ठ्य है, कंठ तालव्य है या फिर तालव्य है। सो यहाँ पर आपका दंतोष्ठ आंसर सही हो जाएगा। ओके, दंतोष्ठ अर्थात जिनका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से होता है वे आपके दंतोष्ठ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वा। नेक्स्ट है वचन संबंधी सही असंगत युग्म का चयन कीजिए। वह का वे, गुरु का गुरुजन, हड्डी का हड्डियाँ, सेना का सेनियाँ। ओके, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर।
सो सिंपल सा आंसर है यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेना का सेनिया नहीं होता है, सेना का क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। अगला है क्वेश्चन है, निम्न में से अकर्मक क्रिया वाक्य का चयन कीजिए। वह पानी गिराता है, वह चालक से गाड़ी चलवाता है, पानी गिरता है, वह रधिया से पानी भरवाता है। क्या होगा इनमें से सकर्मक और अकर्मक क्रिया? तो इसके लिए आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में आपसे अकर्मक क्रिया पूछा है। ओके, तो जहाँ अकर्मक क्रिया की बात करें तो आपकी होती है जहाँ पर कर्ता द्वारा किया गया कार्य, कर्ता द्वारा किया गया कोई कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित नहीं करता, तो वहाँ आपका अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है आपका पानी गिरता है। ओके, पानी गिरना, पानी जो गिरता है ये आपका कर्मक क्रिया का उदाहरण है। बात करें अगर सकर्मक क्रिया की, तो जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है, वहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे सीता खाना बनाती है, ओके, प्रभावित कर रहा है, इसलिए ये सकर्मक हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सरकारी पत्र में विषय के बाद बाईं तरफ क्या लिखा जाता है? सरकारी पत्र में विषय के बाद बाईं तरफ क्या लिखा जाता है? सविनय, महोदय, निवेदन या सर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, महोदय। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी स्थिति निर्मला पुतुल की कविताओं में केंद्रित नहीं है? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, शिक्षित समाज को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला है कि आरोह भाग फर्स्ट में संकलित अक महादेवी की कविता में ईश्वर की समता किससे की गई है? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? यहाँ पर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जूही के फूल। अगला है आत्म परिचय कविता में कवि किसे ठुकराता है? पृथ्वी, जग, प्याला, मधुशाला। यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, पृथ्वी। नेक्स्ट है गजल में किसका चलन नहीं है? गजल में किसका चलन नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शीर्षक का, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? संपादकीय, समाचार, आलेख या फिर सभी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल, यानी सभी। नेक्स्ट है डेडलाइन से आप क्या समझते हैं? डेडलाइन से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा, समाचार पत्रों में छापे जाने वाली मुख्य लाइन, समाचार पत्रों में छापे जाने वाली सनसनीखेज लाइन या फिर सभी, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, समाचार माध्यमों के लिए समाचार को कवर करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा। ओके, वो होता है आपका डेडलाइन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ फिनिश होते हैं आपके HTET लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों के लिए ये हिंदी के इम्पॉर्टेंट 125 क्वेश्चन। ओके, इस क्लास में सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। ओके, जो भी बचे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो आपके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कवर कर लिए जाएंगे। जो ये क्लास है ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका एक भी हिंदी का क्वेश्चन, चाहे 15 क्वेश्चन पूछे, चाहे 60 क्वेश्चन पूछे, एक भी ना तो छूटना चाहिए ना ही गलत होना चाहिए, क्योंकि हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपको फुल मार्क्स स्कोर करने चाहिए। ओके, बिल्कुल भी एक भी सिंगल डाउट नहीं होना चाहिए कि ये मेरा गलत हो गया। वीडियो को शेयर कर दें सभी में, अपने फ्रेंड्स में। ओके, एंड लाइक ज़रूर कर दें
फर्दर मैराथन वीडियोस के लिए, क्लासेस के लिए चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। HTET की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें।